नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के समाचार प्रभाग से साप्ताहिक समाचार, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 31 मई 2020 को मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। ये प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दौरान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न योगाभ्यासों जैसे कि आसन, क्रिया, बंध, प्राणायाम और मुद्रा पर एक 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। प्रतिभागियों को ये संदेश भी शामिल करना होगा कि इन योगाभ्यासों ने उनके जीवन में कैसे प्रभावित किया है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार, 50,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार और 25,000 रुपए का तीसरा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि ये प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 लाख लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 2% का ब्याज लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार 12 महीने की अवधि के लिए तुरंत भुगतान करने पर 2% ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। इसमें मुद्रा शिशु लोन लिए लोगों को 1,500 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का मकसद डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना। विश्व दुग्ध दिवस की पहल को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस कारण इस साल की थीम को वर्ल्ड मिल्क डे की 20 वर्षगांठ कहा जा रहा है। पिछले साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी दूध पिए आज और रोज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया है। गौरतलब है कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। ये प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने एवं थूकने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। हाल ही में वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है।
भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MCMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को नियत टू रियल टाइम आधार पर पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर भी है। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। भारतीय जनता के सिपाही और राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की 137वीं जयंती 28 मई 2020 को मनाई गई। उनकी जयंती के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया, वीर सावरकर भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने अद्भुत जीवट और राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए इस देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। ये राशि 24 मार्च 2020 से लेकर अभी तक किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई। इस योजना से फिलहाल देश के 9.55 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। देश में किसानों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 26 मई 2020 को चारधाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग से चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री मार्ग के यात्रियों के समय में काफी बचत होगी। गौरतलब है कि चारधाम महामार्ग या ऑल वेदर एक्सप्रेस वे उत्तराखंड राज्य में एक प्रस्तावित हाईवे परियोजना है। इसके अंतर्गत राज्य में स्थित चारधाम तीर्थ स्थलों को एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिसंबर 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। मिजोरम मंत्रिमंडल ने 22 मई 2020 को राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से मिजोरम ने देश से खेल जगत में अपनी पहचान बनाई है। मिजोरम ने खासकर फुटबॉल में अपनी पहचान बनाई है। राज्य के कई खिलाड़ी देश के अलग अलग फुटबॉल क्लबों में खेल रहे हैं। इस राज्य में फुटबॉल के अतिरिक्त हॉकी और भारोत्तोलन में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन लर्निंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। DU ने वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर UG कोर्सेज के कंटेंट के साथ साथ वीडियो लेक्चर, MCQ भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही इस पर 1500 से ज़्यादा ई-लेसन व ई-क्विज की सुविधा दी गई है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट पोर्टल पर 29,000 ई-क्विज, 20 ई-लैब व 50 ई-लेक्चर उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई में लगे हुए हैं। इसी मुहिम में अब रानी मुखर्जी भी शामिल हो गई हैं। वे न सिर्फ मुंबई पुलिस फाउंडेशन में शामिल हुई हैं बल्कि अपने गीत रख तू हौसला के जरिए उनका हौसला भी बढ़ा रही हैं। साथ ही वे इस
संकटग्रस्त समय में लोगों से लगातार शांत रहने की अपील भी कर रही हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को मतदान कराने का फैसला किया है। इन 24 में 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4-4 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात से, 3-3 मध्य प्रदेश और राजस्थान से, 2 झारखंड से और 1 मणिपुर और मेघालय से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई 2020 को इस बारे में घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के कुछ ऐसे विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है जिन्हें अमेरिका के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अनुसंधान को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए संभावित सुरक्षा जोखिमों के तौर पर पहचाना गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि कई वर्षों तक चीन ने उनके औद्योगिक रहस्यों को चुराने के लिए अवैध जासूसी की है। भारत और इजराइल ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है। चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप वर्ष 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। गौरतलब है कि नासा की पहली प्रमुख खगोल विज्ञानी नैन्सी ग्रेस रोमन ने व्यापक ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की माता अर्थात जननी के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। अमेरिकी सीनेट ने 20 मई 2020 को एक बिल पारित किया है जिसके तहत चीनी कंपनियों को तब तक अमेरिकी प्रतिभूति विनियम से हटाने का प्रयास किया गया है जब तक कि वे कंपनियां ऑडिट और नियमों के अमेरिकी मानकों का पालन नहीं करती। किस्सा कुछ यूं में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किस्सा। भारतीय स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति की पुनर्स्थापना की एक ऐसी महान घटना हुई जिसका गौरव आज भी अक्षुण्ण है। मुगल आक्रांताओं के दमन से भरे घोर अंधकार के युग में हिंदवी स्वराज या हिंदू साम्राज्य की स्थापना इतिहास की वह अद्भुत घटना थी जिसने भारत की सभ्यता व संस्कृति को प्राण दिया। ये क्षण था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, जिसे उन्होंने अपना साम्राज्य नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज अर्थात हिंदुओं का स्वराज नाम दिया था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी अर्थात कालखंड की आधुनिक गणना में 3 जून 1674। इसी तिथि को शिवाजी महाराज ने समुद्र सतह से 1500 मीटर ऊंचाई पर बने रायगढ़ जिले में हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। बनारस के आचार्य गंगा भट्ट, माता जीजाबाई और इतिहास प्रसिद्ध संत समर्थ स्वामी रामदास सहित देश भर से पहुँचे स्वराज समर्थक इस दिन के साक्षी बने थे। वे भारतीय स्वाभिमान और सनातन परंपरा के लिए अद्भुत गौरव का पल था। ये साम्राज्य चारों ओर तनाव, दबाव और आक्रमणों के बीच स्थापित हुआ था। दक्षिण से गुजरात तक 5 सुल्तान और उत्तर में शक्तिशाली मुगल, लेकिन शिवाजी महाराज ने सबसे टक्कर ली, सभी संगठित शत्रुओं का सामना किया। इनमें ऐसा कोई नहीं था जो उनके युद्ध कौशल और रणनीति से पराजित न हुआ हो। उन्होंने आदिल शाही, निजाम और मुगलों तक से युद्ध का व्यय वसूल कर उन्हें अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करने पर विवश किया था।
कोरोना वायरस से लड़ाई में मददगार कुछ रोबोट पर एक रिपोर्ट। दुनिया के कई देशों में कोरोना संकट के दौरान रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस संकट से पार पाने में मदद कर रहे हैं। सिंगापुर के पार्क में शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोस्टर डायनोमिक्स का येलो डॉग रोबोट कई कैमरों और सेंसर से युक्त है, जो कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को पकड़ता है और पहले से रिकॉर्ड चेतावनी को प्ले करता है। अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि ये डिवाइस किसी तरह का डाटा संग्रह नहीं करता। ब्रिटेन के मिल्टन केस में 6 रोबोट खाद्य पदार्थों और सुपरमार्केट से छोटे सामान को स्थानीय लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन रोबोट में पहिए लगे हैं, जिनके जरिए ये शहर के साइकिल वाले रास्ते पर बढ़ते हुए लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। उनकी अधिकतम गति करीब 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कंपनी ने कोरोना संकट के इस दौर में मदद के लिए अपने डिलीवरी चार्ज को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए छोड़ दिया है। चीन के अस्पतालों में डेनमार्क के रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोट्स शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए किसी भी सूक्ष्म जीव के शक्तिशाली डीएनए या आरएनए को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि नज़दीक आने वाले किसी भी मनुष्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। यद्यपि ये रोबोट अस्पताल के नियमों में ढले होते हैं और तभी अपना काम करते हैं जब मेडिकल स्टाफ उनके पास नहीं होता। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा को बेल्जियम की कंपनी ज़ोरावेट्स के 5 रोबोट उपलब्ध कराए हैं। कोरोना संकट के दौरान ये रोबोट काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये रोबोट तापमान लेने के साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों की पहचान करते हैं। इसके साथ ही ये मरीज को देख और सुनकर उसमें असामान्यता की पहचान भी कर सकते हैं। साथ ही ये कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को दवाओं का वितरण करने और ऐसे ही अन्य कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। जापान में ओमनी लैब्स के न्यूमी रोबोट्स भी कई तरह से उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये कोरोना वायरस के कारण क्वारंटाइन में पहुंचे छात्रों की जगह स्नातक समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। इन रोबोट्स के सिर पर कंप्यूटर टैबलेट्स लगे होते हैं। जूम ऐप के जरिए स्टूडेंट इससे जुड़ते हैं और विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। इस दौरान बाकायदा ये रोबोट डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की तरह परंपरागत पोशाक में होते हैं। चीन में भी ऐसा ही समारोह आयोजित किया गया था। आज के सुविचार के साथ साप्ताहिक समाचार का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। तो निश्चय कीजिए कि इस कोरोना काल में स्वयं को और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे और मास्क अवश्य पहनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।